मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ाई किया था, सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ाई किया था। उसके अलावा 17वें समूह के क्या क्या हमारे सामान्य परिचय हैं वो भी हम लोग थोड़ा देखा थे। उसके अलावा जो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके जो है ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से होता है वो भी हम लोग देखे थे। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो क्लोरीन होता है वो आपका -1 के अलावा और भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों है। या ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जो अन्य हैलाइड होते हैं, अन्य हैलोजन होते हैं, वो आपका -1 के अलावा अन्य प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन आपका बोर्ड क्लास में पूछा भी है, तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। आज के क्लास में हम जो है जो हैलोजन हैं अर्थात जो 17वें समूह के जो तत्व हैं उनके कौन कौन से भौतिक गुण हैं, कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, ये हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं उनके जो सामान्य जो गुण हैं उसके पास चलते हैं भाई। तो यहाँ पर जो गुण है वो क्या किया है आपका दिया गया है, और आप जानते हैं कि गुण जो होता है उसको हम लोग दो प्रकार से बांट के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक आपका होता है भौतिक गुण और एक क्या होता है आपका रासायनिक गुण। तो दो प्रकार का क्या होता है हमारा गुण पाया जाता है। कौन कौन से भाई, एक भौतिक गुण होता है और एक क्या होता है आपका रासायनिक गुण होता है। तो दो प्रकार के आपको गुण देखने को मिलता है। अब भौतिक गुण में बहुत सारा चीज़ क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है। जैसे भौतिक अवस्था कैसा होता है ना, भौतिक अवस्था किस प्रकार से है, उसका परमाणुकता कैसा है ना, परमाणुकता बोल सकते हैं। उसके अलावा उनका आयनन ऊर्जा कैसा है, आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि परमाणविक आयनिक त्रिज्या कैसा होता है, परमाणविक है ना, और आयनिक त्रिज्या कैसा होता है। ये सब हमारे भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भाई, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा इसको देखना बहुत क्या है, जरूरी है। उसके अलावा विद्युत ऋणता कैसा है, तो ये सब चीज़ हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा भौतिक गुण के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। और रासायनिक गुण तो विभिन्न प्रकार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो हम चलते हैं पहले किसके पास, भौतिक गुण के पास चलते हैं कि कौन कौन से भौतिक गुण है जो कि आपके 17वें समूह के तत्व क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहला इसमें दिया है भौतिक अवस्था। इसमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको समझना भर है। पहला क्या दिया है हमारा, भौतिक अवस्था दिया है, भौतिक गुण दिया है। और भौतिक गुण में अभी आपको मैं बताया बहुत सारा क्या होता है आपका गुण देखने को मिलता है, तो उसके पास हम लोग चलते हैं। और पहला इसमें दिया है कौन सा अवस्था भाई, भौतिक अवस्था दिया है। भौतिक अवस्था क्या होता है भाई, सामान्यतः वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है, गैस रूप में पाया जाता है, या किस रूप में पाया जाता है, तो उसको हमको देखना है। तो यदि हम बात करें जो है 17वें समूह के तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारा क्या होता है, एस्टीटीन होता है। अगर हम इसमें भौतिक अवस्था की बात करें सबका, तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है, ये जो है फ्लोरीन आपकी बात करें तो ये आपका क्या होता है, हमारा गैस अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन आपका क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन की बात करें तो ये जो है सधुम द्रव के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। और अगर हम जो है आयोडीन की बात करें तो ये क्या होता है आपका वाष्पशील ठोस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। और इसको आप जानते हैं ये कैसा होता है, हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है भाई, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे जो 17वें समूह के जो तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटीन, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये द्विपरमाणुक गैस होता है, ये द्विपरमाणुक क्या होता है, गैस होता है। ये द्विपरमाणुक सधुम द्रव होता है, ये द्विपरमाणुक वाष्पशील क्या होता है आपका, द्रव होता है। जबकि हमारा जो एस्टीटीन होता है वो आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इस तरीक़ा से इनके जो भौतिक अवस्था है उनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। उसके अलावा इनके जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा बंध है हमारा, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध इनमें क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे हम लोग क्लोरीन के बीच कर दें है ना, या फ्लोरीन के बीच कर दें तो इनमें क्या होता है आपका दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है भौतिक अवस्था में, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक अवस्था कैसा होता है बोलेंगे तो बता देना, फ्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है आपका द्विपरमाणु गैस होता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ये सधुम द्रव फॉर्म में पाया जाता है, और आयोडीन की बात करें तो ये वाष्पशील ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इनके जो द्विपरमाणु जो
हमारे होते हैं उनमें दोनों परमाणु के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स संबंध आपको क्या होता है देखने को मिलता है। यही आपका 17वें समूह के भौतिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है, बताइए जो हमारा ब्रोमीन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो सधम द्रव के रूप में क्या होता है आपको ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका पहला भाई भौतिक अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग परमाणुकता। परमाणुकता की बात करें तो परमाणुकता मतलब जानते हैं कितने परमाणु होते हैं। अभी मैं जस्ट बताया आपका कि जो फ्लोरीन होता है ये द्विपरमाणुक होता है, क्लोरीन होता है द्विपरमाणुक होता है, ब्रोमीन होता है द्विपरमाणुक होता है, और आयोडीन भी होता है हमारा क्या होता है, हमारा द्विपरमाणुक होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, द्विपरमाणुक फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो सब के सब कैसा होता है भाई, द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक का मतलब जानते हो, दो परमाणु के रूप में क्या होता है ये पाया जाता है। जैसे Cl हो गया, Br हो गया, ये सब कैसे होते हैं हमारे द्विपरमाणुक अवस्था में आपको देखने को मिलता है। इसलिए सभी के सभी कैसे होते हैं हमारे द्विपरमाणुक अवस्था में क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो ये द्विपरमाणुक होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है कि 17वें समूह के तत्व की परमाणुकता कितना होती है या कितना होता है, तब बताना 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनकी अगर हम परमाणुकता की बात करें तो कितना होता है, ये द्विपरमाणुकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा रंग की बात करते हैं। रंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पिछले साल क्वेश्चन किया भी है, तो रंग को आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रंग की हम बात करें तो सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं भाई। रंगहीन नहीं बोल रहा हूँ ना, रंगीन बोल रहा हूँ। तो सभी हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और रंगीन होने के पीछे कारण होता ये है कि ये क्या करते हैं, आसपास जो हमारा क्या होता है, जो दृश्य क्षेत्र होता है, प्रकाश का जो दृश्य क्षेत्र होता है, वहाँ से क्या करते हैं, कुछ विकिरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के पश्चात क्या होता है, इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोश मतलब क्या होता है, जैसे 2, 8 और क्या होता है 7 होता है, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर के वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, चला जाता है। और इस दौरान कुछ ऊर्जा को क्या करता है, पारगमित कर देता है। और रियल में हाइलोजन का जो रंग होता है वह पारगमित प्रकाश के कारण ही होता है, जिसे हम पूरक रंग के भी नाम से जानते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा है कि हैलोजन रंगीन होता है क्यों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करता है, तो बता देना भाई कि सभी हैलोजन अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसके रंगीन होने के पीछे कारण क्या होता है, तो रंगीन होने के पीछे कारण क्या होता है, तो ये होता है कि ये दृश्य जो प्रकाश होता है उस या दृश्य जो विकिरण होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करने से उनके अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर के वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और इस वजह से क्या होता है, कुछ उस दौरान कुछ प्रकाश को क्या करता है, जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ प्रकाश को पारगमित कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। और उस स्थिति में जो वो आपका पारगमित प्रकाश होता है उसके वजह से ही हैलोजन आपका रंगीन दिखाई देता है, जिसे पूरक रंग के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसमें अगर हम बात करें फ्लोरीन का तो ये आपका पीला रंग का दिखाई देता है। अगर हम बात करें क्लोरीन का तो ये हरा पीला दिखाई देता है। और अगर हम बात करें ब्रोमीन का तो ये लाल भूरा दिखाई देता है। और हम बात करें लास्ट आयोडीन का तो ये गहरा बैंगनी कलर का क्या होता है, आपका दिखाई देता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आपको लिखना है, क्वेश्चन आता है कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। क्या होते हैं हमारे, रंगीन होते हैं। तो आपको बढ़िया से लिखना है, क्वेश्चन आता है भाई। तो सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। हैलोजन के या हैलोजन का रंगीन होने का कारण यह है कि हैलोजन दृश्य है ना, दृश्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। हैलोजन का रंगीन होने का कारण हैलोजन का रंगीन होने का कारण क्या है, ये हमको देखना है। तो सभी हैलोजन क्या होता है, रंगीन होता है। हैलोजन के रंगीन होने का कारण हैलोजन अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा
आयोडीन द्वारा दृश्य क्षेत्र से विकिरण को अवशोषित करना होता है ना। रंगीन होने के कारण हैलोजन द्वारा दृश्य क्षेत्र से ना विकिरण को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भाई कि होने कारण यह है हैलोजन का रंगीन होने का कारण। तो सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। हैलोजन का रंगीन होने का कारण हैलोजन द्वारा दृश्य क्षेत्र से विकिरण को अवशोषित करते हैं जिससे इनके या इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इस दौरान कुछ है ना विकिरण को पारगमित करता है। वास्तव में हैलोजन का रंग इन्हीं पारगमित विकिरणों के कारण होता है। इन्हीं पारगमित विकिरण के कारण होता है। इसे पूरक रंग भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो सभी हैलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके रंगीन होते हैं। और इन हैलोजन के रंगीन होने के पीछे कारण ये होता है कि हैलोजन के द्वारा दृश्य क्षेत्र से है ना विकिरण को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने से हैलोजन के जो बाह्यतम कोश में जो पाए जाने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो उत्तेजित होकर के वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और उच्च ऊर्जा स्तर में जब क्या हो जाता है, वो चला जाता है, तो उस दौरान क्या करता है आपका है ना कुछ विकिरण क्या करता है, पारगमित करता है। और वास्तव में जो हैलोजन का जो रंग होता है उसी पारगमित जो विकिरण होता है उसके कारण होता है, जिसे पूरक रंग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, पूरक रंग कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम हैलोजन की बात करें तो यहाँ पर कुछ कलर क्या करता है, आपका दर्शाता है, जिसमें आपका क्लोरीन अलग दिखाता है ना, फ्लोरीन अलग दिखाता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या होता है हमारा आयोडीन होता है, जिसमें आपका जो फ्लोरीन होता है ये पीला रंग को दिखाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये हरा पीला को दिखाता है। और अगर हम बात करें ब्रोमीन का तो लाल भूरा रंग को दिखाता है, लाल भूरा रंग, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लाल भूरा रंग दिखाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका होता है गहरा बैंगनी रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हैलोजन रंगीन होता है क्यों, तो आप बताना भी हैलोजन रंगीन होता है ना, ये हम जानते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हैलोजन दृश्य क्षेत्र से कुछ विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण से इनके बाह्यतम कोश में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और इस वजह से उस दौरान कुछ ऊर्जा को पारगमित करता है। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, कुछ विकिरण को पारगमित करता है। और वास्तव में हैलोजन का जो रंग होता है वो हैलोजन का रंग उसी पारगमित विकिरणों के कारण होता है, जिसे पूरक रंग के ही नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से हमारे जो हैलोजन होते हैं वो आपका क्या करते हैं, कलर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरा पीला,
ब्रोमीन लाल भूरा और आयोडीन जो होता है वो गहरा बैंगनी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है तो इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अधात्विक गुण की बात करें तो हमारे जो हैलोजन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो जितने भी हमारे हैलोजन हैं, चाहे फ्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करो या आयोडीन की बात करो, सब के सब क्या होते हैं, हमारे अधातु प्रकृति के होते हैं, अधातु प्रकृति के होते हैं। साथ में हमारे क्या होते हैं, विद्युत के, और अगर हम ऊष्मा की बात करें तो क्या होता है, ये कुचालक होता है। तो यहाँ से आप इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारे जो 17वें समूह के तत्व होते हैं अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु होने के कारण विद्युत का या ऊष्मा के क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं। लेकिन अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए तो उस स्थिति में क्या होता है, चूँकि आकार क्या होता जाता है आपका, बढ़ता जाता है, तो उस स्थिति में बोल सकते हैं कि जो आयोडीन होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है आपका धात्विक चमक, है ना, देखने को मिलता है। मतलब इसमें धात्विक लक्षण क्या होता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से अधात्विक गुण में ये क्या किया जा सकता है, आपका बोला जा सकता है कि तो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं वो सब के सब वैसे अधातु हैं, और अधातु होने के कारण क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर चूँकि आप जानते हैं आकार क्या होता है, बढ़ता है, इस कारण से आपका आयोडीन में थोड़ा सा आपका धात्विक गुण देखने को मिलता है, उसमें धात्विक चमक क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका जो आध्यात्मिक गुण है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो वो हो गया आपका चौथा नंबर। पाँचवा नंबर की बात करें तो परमाणविक त्रिज्या और क्या दिया हमारा, आयनिक त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करें, वैसे तो हमारे 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इनकी परमाणु त्रिज्या ऑलरेडी क्या होता है, आपका छोटा होता है, ठीक है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि ये 17वें समूह के क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं, और लगभग ये जो है आपका अंतिम अंतिम वर्ग की ओर रहते हैं। इस कारण से इनकी जो है परमाणविक त्रिज्या की बात करें या आयनिक त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर ऊपर से हम नीचे की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आपका धीरे धीरे आकार बढ़ते जाता है। उस स्थिति में आपका परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होते जाता है, आपका ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब जब हम ऊपर से क्या करते हैं भाई, नीचे आते हैं, ऊपर से क्या आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं, किस में, आपका समूह में, तो उस स्थिति में परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, हमारा आयोडीन का होगा, फिर किसका होगा, हमारा ब्रोमीन का होगा, फिर किसका होगा, क्लोरीन का होता, और सबसे कम होता है फ्लोरीन का। उसी प्रकार हमारा सेम आप देखें तो आयनिक त्रिज्या भी आपको देखने को क्या होता है, आपका मिलता है। तो कुल मिला के इसमें I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, यहाँ पर Cl माइनस हो गया, और यहाँ पर F माइनस आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से परमाणुक और आयनिक त्रिज्या को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, चूँकि ये हमारे 17वें समूह के तत्व होते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो उस स्थिति में इनकी जो परमाणुक और आयनिक त्रिज्या वैसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम वर्ग में बात करें, ऊपर से नीचे बात करें, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु आकार है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उस स्थिति में उनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और साथ में आयनिक त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो इतना पॉइंट जो है आपका ये जो 5वां नंबर का जिक्र है उसमें क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, समझी जा सकती है। लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भैया, अब इसको समझो और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे दिया है हमारा बंद दूरी और वियोजन की ऊर्जा। बंद दूरी और वियोजन की ऊर्जा मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जैसे फिर हम चलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हम बात करते हैं आयोडीन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नियमता तो ये होता है कि हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका आकार क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है, आकार आपका क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो नियमता तो क्या होना चाहिए, हमारा जो आयोडीन होता है इसकी आपका जो दूरियाँ हैं, मतलब बंद दूरी होता है और बंद वियोजन ऊर्जा है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नियमता तो यही बोलता है कि ऊपर से हम नीचे आते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। मतलब बंद दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बंद दूरी बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब वियोजन करना क्या होता है, हमारा आसान हो जाता है।
इस कारण से क्या होता है, ऊपर से जो नीचे आता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे परमाणु आकार बढ़ते जाता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, आकर्षण कम होता है, इसलिए वियोजन ऊर्जा आपका क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन देखा ये गया है कि जो फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन हमारा डाई एटॉमिक होता है, तो इसकी बंद वियोजन ऊर्जा आपका क्या होता है, आपका सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है, हमारा कम देखने को मिलता है। कारण ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन का परमाणु आकार क्या होता है, एक तो आपका ज़्यादा होता है, उसके अलावा जो है विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, परमाणु आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। इस कारण से जब क्या होता है, जब दो हमारा जो फ्लोरीन परमाणु होता है जब आपस में क्या करता है, जुड़ने की स्थिति करता है, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण आपको क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है ना। दो फ्लोरीन के बीच जो है प्रतिकर्षण आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कारण से क्या होता है, इसमें जो बंद दूरी होता है वो तो हमारा कम होगा, बट वियोजन ऊर्जा क्या हो जाता है, आपका बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो सबसे बंद वियोजन ऊर्जा किसमें होता है, फ्लोरीन में होता है। और वजह ये होता है कि इसकी उच्च विद्युत ऋणता, छोटा परमाणु आकार होने के कारण क्या होता है, इनमें दोनों परमाणु के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा देखने को मिलता है, और ज़्यादा देखने के कारण इसकी बंद वियोजन ऊर्जा जो होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। मतलब इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत बस इतना ही देखना है, बंद दूरी तथा वियोजन ऊर्जा की बात। वियोजन ऊर्जा मतलब क्या होता है, जिसको तोड़ने में कम ऊर्जा लगे या कितना ऊर्जा लगे, वही बंद वियोजन ऊर्जा है। मान लो दो परमाणु है और दोनों परमाणु को हमको तोड़ना है, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, मतलब समझो उसमें बंद वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है, और उसको तोड़ने के लिए अगर अब कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, मतलब उसको बंद वियोजन ऊर्जा आपका क्या होता है, कम होता है। तो चूँकि आप जान रहे हैं भाई, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना या उसको तोड़ना ईजी हो जाता है। इसलिए बंद वियोजन ऊर्जा अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, लेकिन बंद दूरी क्या होता है, आपका बढ़ता है। याद रखें ना, बंद दूरी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर आपका बढ़ेगा, लेकिन वियोजन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन में बंद वियोजन ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है, साथ में बंद दूरी भी क्या होता है, आपका कम देखने को मिलता है। और कारण आपको मैं बता दिया कि इनका परमाणु आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए दो परमाणु के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसकी वियोजन की ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है। तो ये सब जो है इस छठवें पॉइंट में क्या किया जा सकता है, आपको लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होता है भाई, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। जैसे ये नाभिक होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना हमको ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यही आपकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्योंकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें या आयोडीन की बात करें, तो इनके परमाणु आकार ऑलरेडी क्या होती है, अपने सभी तत्वों से क्या होती है भी, कम होती है। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो इनका जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है भाई, है ना। अगर ओवरऑल बात करें तो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। आयनन एंथैल्पी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। लेकिन चूँकि आपको ये भी पता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, आकार बढ़ती है, इस कारण से ऊपर से नीचे आने पर आपका आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो ऊपर से क्या करने पर भाई, नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वजह यह है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, और उस स्थिति में आपका नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो आकर्षण है कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से आयनन एंथैल्पी को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। वैसे ओवरऑल देखें तो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होते हैं, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, तो उस स्थिति में तो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोई संभावना ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करते हैं। तो उस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना कठिन हो जाता है। इस कारण से आयनन एंथैल्पी इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा अगर हम देखें तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर समूह में हम क्या करें, बात करें समूह में, अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होते जाता है, आपका परमाणु आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। और परमाणु आकार बढ़ने के कारण क्या होते जाता है, आपका जो है क्रमशः
जो है आपका आकार बढ़ने से नाभिकीय आवेश क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है, और नाभिकीय आवेश कम होने के कारण आपका आयनन एंथैल्पी का मान क्या होते जाता है, आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये आपका क्या किया जा सकता है, 7वां पॉइंट में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए हम विद्युत ऋणता की बात करते हैं। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है भाई, विद्युत ऋणता मतलब होता है साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना, विद्युत ऋणता कहलाता है। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होता है फ्लोरीन का। किसका होता है, हमारा फ्लोरीन का। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या होता है हमारा आयोडीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसका होता है भाई, सबसे अधिक विद्युत ऋणता होता है हमारा फ्लोरीन का। ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक है ना विद्युत ऋणता वाला तत्व होता है फ्लोरीन। विद्युत ऋणता वाला जो तत्व है ये हमारा क्या होता है, हमारा फ्लोरीन होता है। और जो है इन सब का भी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर देखा जाए तो आकार बढ़ने से क्या होता है, आपका विद्युत ऋणता का मान थोड़ा थोड़ा क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो ये थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होता जाता है, आपका घटते जाता है। और विद्युत ऋणता घटने के पीछे कारण क्या होता है भाई, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ने से नाभिकीय आवेश कम होते जाता है, अर्थात उसकी जो है आपका विद्युत ऋणता घटते जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही है, आकार बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता में आता है कमी आता है। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसका होता है, आपका फ्लोरीन का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत ऋणता की कहानी। चलिए आगे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी वही कहानी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम लोग बात करते हैं। एस्टीटीन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम विद्युत ऋणता की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ये 11वीं क्लास का आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई, सबसे अधिक होता है क्लोरीन का। सबसे अधिक होता है हमारा किसका, क्लोरीन का, है ना। उसके बाद आता है फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन का होता है। लेकिन वही कहानी है हमारा कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आपका घटते जाता है। यहाँ पर आप पढ़ चुके हो कि फ्लोरीन का क्यों होता है। तो फ्लोरीन का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन आपका 2p कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है, जबकि इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3p कक्षक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए उतना आसानी से फ्लोरीन बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 3p कक्षक में भरता है, इसलिए फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस कारण से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होता है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो ये सब जो है भौतिक गुण के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है, या इसको हम लोग भौतिक गुण के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लास्ट है चालकता। तो आप तो जानते हैं, वैसे देखा जाए तो सबके सब विद्युत के क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं भाई, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो सबके सब कैसे हैं, हमारे अधातु प्रकृति के हैं। कैसे प्रकृति के, हमारे अधातु प्रकृति के हैं। और इस वजह से क्या होते हैं, ये विद्युत के अगर देखें तो ये कुचालकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कुचालक होते हैं भाई, है ना, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो इतना 10 पॉइंट में आपका क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, आपका समाप्त होता है। जिनमें से आपको क्वेश्चन के तौर पर रंग वाला जो है हैलोजन रंगीन होता है, उसको क्या किया जाता है, क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी हमारे नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो इस तरीक़े से भौतिक गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, रासायनिक गुण की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आगे है हमारा रासायनिक गुण है हमारा। और रासायनिक गुण मतलब जानते हो, जिसमें आपको जो है क्रिया देखने को मिलता है ना, कौन कौन किसके किसके साथ क्या करता है,
आपका मिल करके कौन कौन सा प्रोडक्ट बना सकता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। और आपके बुक में बहुत सारा रासायनिक गुण दिया गया है, तो उनमें से हम कुछ रासायनिक गुण को क्या करते हैं, आगे पढ़ाई करते जाते हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग उस रासायनिक गुण को क्या करते जाते हैं, पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला हमारा दिया है, वो दिया है आपका ऑक्सीकारक सामर्थ्य। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, जो किसी से क्या करता है हमारा, जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक क्षमता कहलाता है। और हमारे जो 17वें समूह का जो ऑक्सीकारक क्षमता होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बोल सकते हैं हमारे कि 17वें समूह के, है ना, 17वें समूह के तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता, है ना, ऑक्सीकारक क्षमता, है ना, अधिक होता है भाई। ऑक्सीकारक जो क्षमता है वो क्या होता है हमारा, अधिक होता है, अधिक होता है। ज़्यादा इसमें हम लोग नहीं बात करेंगे, बस इतना ही है। तो 17वें समूह का जो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता होता है फ्लोरीन का, फिर होता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, और फिर होता है किसका, हमारा आयोडीन का। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक जो क्षमता है उसको घटते क्रम में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है ऑक्सीकारक क्षमता, सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसका होता है भाई, हमारा सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता होता है फ्लोरीन का, है ना। और सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता कितना हो जाता है हमारा, आयोडीन का। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीकारक जो क्षमता होता है उसको इतना ही बताया जाता है, और ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है, दिखाइए कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता या सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता किसको कहते हैं या क्या होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। या तो आपको पूछ सकता है कि हैलोजन में ऑक्सीकारक क्षमता को घटते क्रम में लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिख करके ऑक्सीकारक जो क्षमता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। किसके प्रति, हाइड्रोजन के प्रति। इसको आपको देखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, भाई हाइड्रोजन क्या होता है भाई, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो इसके प्रति हमारे जो हैलोजन होता है ये क्या करता है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। और क्रियाशीलता के साथ क्या करता है, ये कुछ कुछ यौगिक बनाता है। जैसे हम लोग जो है हैलोजन जो होता है उसको ओवरऑल हम किससे दिखाते हैं, X2 से दिखाते हैं। और ये हमारा क्या होता है, H2 होता है। दोनों मिल करके आपका 2HX का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, अर्थात हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको मैं उल्टा रख दूँ तो ये रख देता हूँ मैं H2 प्लस क्या लिखता हूँ, X2। X2 क्या होता है हमारा भाई, X का मतलब होता है फ्लोरीन, ये होता है क्लोरीन, ये होता है ब्रोमीन, और ये क्या होता है हमारा आयोडीन। तो ये क्या बनाता है हमारा, दोनों की संयोजकता हमारा एक एक होता है। तो 2HX हैलोजन अम्ल बोलते हैं इसको, हैलोजन अम्ल का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। ये आपको जानते हो हाइड्रोजन होता है, और ये आप जानते हो हैलोजन होता है। तो हैलोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके हैलोजन अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा चीज़ क्या किया जा सकता है, आपका उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें क्रियाशीलता का, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है भाई हमारा, यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील क्या होता है आपका, आयोडीन होता है। अगर हम यहाँ क्रियाशीलता का क्रम लिख दें, क्रियाशीलता का अगर हम क्या लिखें, यहाँ पर क्रम लिखें, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है भाई, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर क्या होता है हमारा आयोडीन होता है। तो ये क्रियाशीलता का क्या होता है, क्रम होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन, ठीक है। जैसे ही आप मिलाएंगे किसी के साथ, तुरंत क्या करता है, क्रिया करता है। उसके बाद क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो उसके आधार पर हाइड्रोजन के साथ अगर क्रियाशीलता देखें, तो यहाँ पर जैसे जी फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन को अगर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हैलोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, H2 कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको फ्लोरीन के साथ क्रिया कराया, किसके साथ भाई, फ्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो गया आपका H2 प्लस क्या हो जाएगा आपका F2। इसमें कुछ नहीं है, अंधेरे में हो जाएगा ना, इतने क्रियाशील होके अंधेरे या इसको बोल सकते हैं ठंडे में, ठंडे जो वातावरण है उसमें तुरंत क्रिया करके क्या बना लेता है, 2HF बना लेता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं।
मतलब ये फ्लोरीन इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन के संपर्क में आते हैं ना, अंधेरे में भी देखो क्रिया करके क्या बना लेते हैं, HF में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठंडा स्थिति में भी क्रिया कर लेते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हम अगर क्लोरीन की बात करें तो ये जो क्लोरीन होता है ये बेचारा उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, किससे, हमारा फ्लोरीन से। इसलिए जो है इसको जो है आपको सनलाइट की आवश्यकता होता है, प्रकाश की आवश्यकता होता है। ये अंधेरे में कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन सनलाइट जैसे ही मिलता है ये 2HCl में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या बोलते हैं इसको, अम्ल के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको लाइट की आवश्यकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला का, तो ये H2+ क्या होता है हमारा, Br2 होता है। उस स्थिति में क्या होता है, इसको अगर हम क्रिया करते हैं तो इसको प्रकाश तो चाहिए ही, प्रकाश तो चाहिए ही, साथ में क्या होता है थोड़ा सा इसको गर्म करने की भी आवश्यकता होता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होता है। तब जाकर के बेचारा क्या करता है, HBr का निर्माण करता है। तो इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहा जाता है। तो ये आपका क्या होता है, कम क्रियाशील के वजह से इसको दोनों देना पड़ता है, ताप भी देना पड़ता है, प्रकाश भी देना पड़ता है। और सबसे कम क्रियाशील कौन है हमारा भाई, ये आयोडीन है, ये सफ़ेद कम क्रियाशील है हमारा। तो H2+ क्या हो जाता है, I2। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, साथ ही साथ इसको उत्प्रेरक भी देते हैं। उत्प्रेरक मतलब जो क्रिया को बढ़ा दे, तब जा कर के क्या बनाता है हमारा 2HI का क्या करता है, निर्माण करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो इस तरीक़ा से हमारे जो हैलोजन होते हैं वो आपके हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है और सबसे कम क्रियाशील आयोडीन होता है। इसलिए कम क्रियाशील के वजह से यहाँ पर उत्प्रेरक ताप देना पड़ता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील है तो प्रकाश और जो है ताप में काम चल जाता है। ये उससे भी ज़्यादा क्रियाशील है तो खाली प्रकाश से काम चल जाता है। और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, बस मिलाने की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अब इसके बाद हमको जो है ये जो हाइड्राइड बने हैं, कितने प्रकार के हाइड्राइड बने हैं भाई, देखो 4-5 तो हाइड्राइड बन गया ना। एक हाइड्राइड ये हो गया, एक हाइड्राइड ये हो गया, एक हाइड्राइड ये हो गया और एक हाइड्राइड ये हो गया। तो हाइड्राइडों के गुण देखेंगे हम लोग, ठीक है। हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाए हैं, तो इसके बारे में हम आगे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हाइड्राइडों के क्या देखते हैं, भौतिक अवस्था। हाइड्राइडों के देख रहे हैं ना हम लोग, हैलोजन का नहीं देख रहे हैं। हैलोजन जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाए हैं, अर्थात जो हाइड्राइड बनाए हैं, उनका हम भौतिक अवस्था देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्राइडों का हम क्या देख रहे हैं भाई, भौतिक अवस्था। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा HF बना है, क्या बना है हमारा, HF बना, HCl बना, HBr बना और H क्या बना हमारा, I बना है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे हाइड्राइड होते हैं। अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो HF होता है ये क्या होता है आपका उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है भाई। ये हमारा क्या होता है आपका उच्च मतलब क्या होता है, हाई, है ना। तो HF जो होता है वो उच्च क्वथनांक वाला द्रव है, क्वथनांक वाला क्या है हमारा द्रव है। और बाकी सब जो होते हैं ये निम्न क्वथनांक वाला क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। निम्न क्वथनांक है ना वाला क्या होता है, ये सब के सब गैस होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, भौतिक अवस्था में बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, HF जो होता है वो उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। बाकी HCl, HBr, HI की बात करें तो निम्न क्वथनांक वाला क्या होता है, ये गैस अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, गैस को शो करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भौतिक अवस्था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि भाई सबके सब हमारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हमारा जो है यौगिक बना रहा है, लेकिन ये हमारा उच्च क्वथनांक वाला द्रव है, जबकि बाकी जो है उच्च निम्न क्वथनांक वाला गैस है। क्यों, या आपको क्वेश्चन करेगा कि HF द्रव है जबकि आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, वो गैस अवस्था में पाया जाता है, क्यों, ऐसा आपको क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि HF जो होता है वो उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। इसका कारण ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है उस फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या कम होता है,
विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इनके जो अणु होते हैं उन अणु के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है आपका बनता है। इस वजह से क्या होता है, ये द्रव होता है या उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। बाकी जो होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो जो है आपका HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, इनमें देखें तो परमाणु आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इनके अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है और इस वजह से क्या होता है हमारा गैस फॉर्म में क्या होता है पाया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर क्वेश्चन आपको करता है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों, तो आप बताना HF द्रव होता है क्योंकि HF के अणु के मध्य क्या पाया जाता है आपका अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए वो द्रव होता है। और बाकी HCl की बात करें तो इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है गैस होता है। ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर बढ़ा के लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं कि HF जो होता है वो उच्च क्वथनांक वाला क्या होता है द्रव होता है। इसका कारण ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है उस फ्लोरीन का परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कम होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, जिसके कारण से HF के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि हमारे HCl जो होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो इनके अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं बाकी जो है गैस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि HF उच्च क्वथनांक वाला द्रव है। उच्च क्वथनांक वाला क्या है हमारा द्रव है, क्योंकि है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए कि HF उच्च क्वथनांक वाला द्रव है। इसका कारण ये है, इसका कारण यह है कि फ्लोरीन इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम तथा विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण तो हम लोग क्या लिखें, HF उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के परमाणु त्रिज्या कम तथा विद्युत ऋणता जो है अधिक होने के कारण HF के अणु के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बनता है। तो HF उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। इसका कारण ये होता है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार कम और विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है और अधिक होने के कारण HF के अणु के मध्य क्या होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। जबकि अन्य हाइड्राइड जैसे HCl, HBr और HI के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इस कारण यह गैस अवस्था में क्या होते हैं पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया है भाई, तो इसको आपको लिखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है भाई कि HF द्रव होता है जबकि हमारा क्या होते हैं HCl की बात करेगा तो, या HBr की बात करें या HI की बात करें, किसी की बात करें, तो आपको यही लिखना है कि HF क्या होता है हमारा आपका उच्च क्वथनांक वाला द्रव होता है। कारण यह होता है कि हमारे जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कम होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, जिसके कारण HF अणु के मध्य क्या होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए वो द्रव होता है। बाकी अन्य हाइड्राइड की बात करें, चाहे HCl की बात करें, HBr की बात करें या HI की बात करें, इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है,
इस वजह से क्या होता है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स संबंध पाया जाता है ना। क्योंकि इनके अणुओं के मध्य क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, वाल्स बंध पाया जाता है। तो ये दुर्बल वान डेर वाल्स क्या होता है, बंध पाया जाता है। आप चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं HF हो गया। फिर हम क्या करते हैं, HF की बात करते हैं, ये हो गया। फिर हम देखें HF के मध्य, फिर देखें हम लोग HF के मध्य। आप जानते हैं कि HF में विद्युत ऋणता किसका ज़्यादा होता है भाई, फ्लोरीन का, इसलिए माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है। इसमें भी सेम देखें तो इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है। इसमें भी देखें तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस, और इसमें प्लस, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस और ये प्लस आंशिक रूप से ना। क्योंकि फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, और जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है ना, वो साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए उसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज है और सामने वाला में आंशिक रूप से धन चार्ज आ जाता है। तो सब में ऐसे ही क्या होता है, आपका स्थिति देखने को मिलता है। और फिर इनका जो क्या होता है, आपका प्लस इसके माइनस के साथ, इनके प्लस इसके माइनस के साथ, और इनके प्लस इनके माइनस के साथ कौन सा बंध बनाता है भाई, हमारा हाइड्रोजन बंध बना के क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो इस तरीक़ा से जो भौतिक अवस्था होता है वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन यही बनता है कि HF द्रव है और जबकि HCl या HBr या HI गैस होता है, क्यों? इस टाइप से क्वेश्चन करता है। तीनों को एक साथ नहीं करेगा आपका, या तो इन दोनों में कंपेयर करेगा, HF द्रव है, HCl द्रव है, HF द्रव है, HCl गैस है क्यों, या HF द्रव है, HBr गैस है क्यों, या HF द्रव है, HI गैस है क्यों, ऐसा टाइप के क्वेश्चन करता है। तो सबका जवाब यही होता है यहाँ पर। जबकि अनहाइड्राइड लिखे हो तो आप लिख देना, जबकि हमारा HCl होता है उनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, बस ये है। तो ये इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सहसंयोजी प्रकृति। दूसरा हमारा हाइड्राइड के गुण दिया है हमारा सहसंयोजी प्रकृति। सहसंयोजी मतलब क्या होता है भाई, जिनके कण आपस में जो है इलेक्ट्रॉनों के साझादारी से बनते हैं, वो आपके सहसंयोजी प्रकृति होते हैं। मतलब हमारे जो HF हैं, है ना, या HCl हैं, या HBr हैं, या HI हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है, सब के सब कैसे हैं भाई, हमारे सहसंयोजी यौगिक हैं। सहसंयोजी मतलब समझ रहे हैं, जिनके कण आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। जैसे हम बात करें अगर HF का, तो HF में क्या होता है आपका, HF में ये होता है कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका पाया जाता है। इस वजह से फ्लोरीन हमारा हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है, और इस तरीक़ा से एक हमारा सहसंयोजी बंध का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो बाकी सब जो होते हैं वो इसी प्रकार से क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। मतलब सब के सब, चाहे HF हो, HCl हो, HBr हो या HI हो, सब के सब सहसंयोजी जो गुण होता है उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर हम ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएँ, जैसे हम बात करते हैं HF का, है ना, HF देख रहे हैं, या हम HCl देख रहे हैं, या हम HBr देख रहे हैं, या HI देख रहे हैं, तो उस स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर थोड़ा सा परमाणु आकार क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तो इसमें आपका जो है थोड़ा सा आयनिक लक्षण भी क्या हो जाते हैं, देखने को मिलता है। तो बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्थायित्वता। स्थायित्वता का मतलब होता है कि जितने भी हमारे हाइड्राइड बने हैं, मतलब HF, HCl और HBr और HI, इसमें सबसे ज़्यादा स्थायित्वता किसका होता है, कौन ज़्यादा स्थायी होता है। तो आप यहीं से बता सकते हैं भाई कि सबसे ज़्यादा जो स्थायी होता है वो हमारा HF का होता है, फिर HCl का होता है, फिर हमारा HBr का, और सबसे कम किसका होता है, हमारा HI का होता है। वजह ये होता है कि हमारा ये जो क्या होता है, हमारा जो HF होता है हमारा द्रव होता है भाई, और ये सब क्या होते हैं बेचारे लोग, गैस होते हैं। तो इसलिए स्थायित्वता की बात करें तो HF की स्थायित्वता सबसे ज़्यादा और HI की स्थायित्वता सबसे क्या होता है, आपका कम होता है। कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है कि बताइए कि हैलोजन अम्ल में सबसे ज़्यादा स्थायित्वता किसका होता है,
तो अब बताना HF जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसकी स्थायित्वता आपका जो है ज़्यादा, और बाकी जो है गैस अवस्था में पाया जाता है तो स्थायित्वता धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होते जाता है। उसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे HF जो होता है, HF में क्या होता है, जो फ्लोरीन का आकार होता है वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर जो क्या होता है आकर्षण बल होता है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा मजबूती के साथ बंधा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है इन दोनों को अलग कर पाना, तोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। बट HI में क्या होता है, हमारा I का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो भी दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, और फिर उस स्थिति में इसको जो है पृथक कर पाना, तोड़ पाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि इससे स्थायित्वता आपका क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीक़ा से स्थायित्वता को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। नेक्स्ट है अपचायक गुण। अपचायक गुण मतलब कितना हाइड्रोजन आसानी से वो डोनेट कर सकता है, उसको अपचायक गुण बोलते हैं भाई। मतलब HF तो सबके पास है हमारा, देखो यहाँ पर हमारा HF हो गया, फिर HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। तो इनमें सबसे ज़्यादा अपचायक की बात करें तो प्रबल अपचायक कौन होता है भाई, हमारा HI होता है। प्रबल अपचायक क्या होता है, हमारा HI होता है ना। ये क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रबल अपचायक कौन है हमारा भाई, HI होता है, और दुर्बल अपचायक कौन होता है हमारा, HF होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कारण बताइए कि HI प्रबल अपचायक होता है, क्यों। तो आप बता देना कि हम ऊपर से जब क्या करते हैं, हमारा नीचे आते जाते हैं, समूह में जब ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो उस स्थिति में आकार आपका क्या होता जाता है भाई, बढ़ते जाता है। आकार बढ़ने से क्या होता है, आपका नाभिकीय आवेश क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है, और नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो HI है या HBr है या HCl है, यहाँ पर HF है, तो यहाँ पर देखो आकार क्या होता है, छोटा होता है, यहाँ पर छोटा होगा, यहाँ पर आकार छोटा होगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो क्या होगा, आपका जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा भाई, हमारा प्रबल होगा। यहाँ पर थोड़ा दुर्बल, फिर दुर्बल, और ये सबसे क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को क्या करना, निकालना क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और वो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, और जो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट करता है वही तो क्या होता है, हमारे अच्छे अपचायक होते हैं भाई, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा HF, HCl, HBr और HI में सबसे अच्छा अपचायक कौन होता है, HI होता है। वजह ये होता है कि जो HI होता है वह क्या होता है, उसमें हम देखें HI में तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि आयोडीन सबसे क्या होता है, लास्ट में आता है, इस कारण से उसका परमाणु आकार क्या होता है, आपका बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण HF के मध्य जो होता है आपका जो आकर्षण बल है वो कम होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल पाना क्या हो जाता है, आपका आसान हो जाता है। यही वजह है कि अपचायक गुण इसका क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको वहाँ पर उसको क्या करना है, जवाब देना है, बताना है भाई। और एक नंबर में पूछ देता है तो इस प्रकार से अरेंज करना है, और अगर उसको ज़्यादा बढ़ा के पूछता है तो लिखना पड़ता है भाई, ठीक है। तो उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं, किसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे पढ़े हैं सेम टू सेम वही है, हाइड्रोजन डोनेट करना ही, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन डोनेट करता है ना, उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होता है। तो पहले जैसा ही है, HF का अम्लीय सामर्थ्य कम नहीं मतलब कम होगा, HF का आपका अम्लीय सामर्थ्य कम होगा, HCl का उससे ज़्यादा होगा, और HBr का उससे भी ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा आपका HI का। तो ये क्या होगा, आपका प्रबल अम्लीय बोल सकते हैं, है ना, प्रबल अम्लीय होगा। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन डोनेट करेगा। और ये दुर्बल अम्लीय बोल सकते हैं भाई, दुर्बल अम्लीय होगा, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है। आपको पता है ना अम्ल क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो H जो I होता है वो आसानी से क्या करता है, आपका हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। वजह वही है कि ऊपर से हम नीचे आते हैं तो आयोडीन का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है, और यहाँ से आपका जो H का निष्कासन होता है वो आसान हो जाता है। यही वजह है कि HI आपका क्या होता है, आपका प्रबल अम्लीय होता है, जबकि हमारा HF जो है अम्लीयता थोड़ा सा कम होता है। वैसे तो अम्ल सब हैं, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से डोनेट हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन थोड़ा सा कठिन से डोनेट होता है, इसलिए इसकी अम्लीयता क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, इसकी अम्लीयता कम होता है। और रीजन वही है कि ऊपर से हम अगर क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होते जाता है, आपका
बढ़ते जाता है और परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक की आवेश क्या होते जाता है, कम होते जाता है और यहाँ से फिर हाइड्रोजन को निष्कासित कर पाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यही वजह है कि HI का जो अम्लीय गुण होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये लिखना पड़ेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो ये करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब, इसको आपको देखना पड़ेगा भाई। चलिए, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन के साथ क्रिया और हाइड्रोजन के यौगिक जो बने थे उनके बहुत सारा गुण देखा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कर सकता है, जैसे अपचायक गुण को कर सकता है, अम्लीय गुण को शो करता है, और एक क्वेश्चन तो आने लायक ही है, वो है HF द्रव है जबकि HCl गैस है क्यों, या बाकी सब गैस है क्यों। तो उसको आपको ज़्यादा फोकस में करना है, ज़्यादा लेके चलना है। चलिए, अब तीसरा नंबर का जो गुण है वो है हमारा ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। किसके प्रति देखेंगे भाई हम लोग, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता देखेंगे। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता अगर हम देखें तो जितने भी हमारे क्या होते हैं आपके, जो भी हमारे बोल सकते हैं हैलोजन होते हैं, वो हैलोजन के साथ क्रिया करके बहुत सारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के साथ क्रिया करके ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, और एक होता है आपका O2F2। ये हमारे 2 प्रकार के क्या बनाते हैं, ये आपका ऑक्साइड बनाते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जैसे क्या होता है हमारा ClO2O हो गया, Cl आपका Cl2O हो गया, या Cl2 है ना O6, इस टाइप के हमारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जैसे फ्लोरीन 2 प्रकार के क्या बनाते हैं, आपके ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके ऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ पर आगे आप फ्लोरीन को अगर हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, तो उस स्थिति में क्या बनता है, कुछ कुछ यौगिक बन जाता है। जैसे एक हमारा सोडियम फ्लोराइड बन जाता है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से ऑक्सीजन के साथ करें तो OF2 बन जाता है। उसके अलावा यहाँ से H2O क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो इस स्थिति में इसको बैलेंस करने की क्या होता है, आपका आवश्यकता होता है। तो फ्लोरीन 2 बार है तो फ्लोरीन 2 बार हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से हम लोग कितना करते हैं, 2 बार करते हैं, तो इसको हम लोग 2 बार कर दिए तो 2 फ्लोरीन निकल गया हमारा। तो इस स्थिति में इसको भी 2 बार करते हैं तो ये आपका लगभग हो गया। एक H2O क्या हो गया, आपका बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका हो गया। तो इस तरीक़ा से फ्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके OF2 का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, जो आपका ऑक्सीजन के साथ फ्लोराइड का निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हम ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अगर हम इसकी संरचना की अगर हम थोड़ा सा बात कर दें तो ये है, जैसे आपका OF2 होता है, इसकी बात करें तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन होता है, किनारे किनारे में क्या होता है हमारा, फ्लोरीन होता है। तो इस तरीक़ा से फ्लोरीन का क्या हो जाता है, ऑक्साइड का ऑक्सीजन फ्लोराइड का संरचना बन जाता है। अगर हम O2F2 की बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपका ये हो जाता है F, ये हो गया O, ये हो गया O, और ये क्या हो जाता है आपका F। इस प्रकार से इसका संरचना हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी हमारा संरचना जैसे आपको बनाना है तो Cl2O का दिया गया है, तो उस स्थिति में तो कहानी में कोई है ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको हम बता सकते हैं। तो O हो गया, Cl हो गया, और ये हो गया आपका Cl हो गया। इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपका मान लो Cl2O6 दिया गया है तो कहानी थोड़ा हमारा ऐसा हो जाएगा, Cl और ये हो गया Cl, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये नॉलेज के लिए ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस प्रकार से क्या बनाता है, ये ऑक्साइड का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। धातुओं और अधातुओं के प्रति क्या होता है हमारा, ये क्रियाशीलता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये धातु के साथ क्रिया कर सकता है, अधातु के साथ क्या कर सकता है, आपका क्रिया कर सकता है, और क्रिया करके बहुत सारा क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोडियम ही ले लेते हैं, और मान लो यहाँ पर क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए, तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम हम क्या कर सकते हैं, 2NaCl का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो धातु के साथ क्या हो गया आपका, ये क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे हमको दिया गया है फास्फोरस दिया गया है, फास्फोरस के साथ अगर हम क्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। तो उस स्थिति में इसका हम 4 ले लेते हैं, तो
तो ये कितना हो जाता है आपका 4, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं है हमारा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, ये हो गया आपका फास्फोरस हो गया, Cl2 हो गया इक्वल टू PCl5 अगर हमारा बन जाता है तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 अगर करते हैं तो 5 चौके कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, मतलब 10 ले लेते हैं। तो ये हमारा अधातु के साथ क्या करता है, क्रिया प्रदर्शित करता है और क्रिया करके कई प्रकार का क्या बना सकता है, ये हमारा यौगिक बना सकता है भाई। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड की संरचना। हाइड्रोजन ऑक्साइड की संरचना में आपको जस्ट अभी क्या किया, बताया कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जैसे OF2 के हम लोग देखें तो ये क्या होता है हमारा OF, ये हो गया F। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये हो जाता है तब फ्लोरीन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये आपका फ्लोरीन। ये आपका इस प्रकार से संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ हमने और भी देखा कौन कौन से संरचना होता है भाई, तो यहाँ पर आपका होता है Cl2O, जिसकी संरचना आपका बनेगा तो O, ये हो गया Cl, ये हो गया आपका Cl। उसके अलावा आपका क्या होता है, आपका ये होता है 6Cl2। तो ये भी मैं जस्ट बता रहा था, Cl इधर 1 2 3, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इधर भी हम क्या कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से कुछ संरचना आपके बुक में दिया गया है, वो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड की संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद दिया है हमारा कि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता अन्य हाइड्रोजन के प्रति, मतलब हाइड्रोजन मिल करके भी क्या बनाता है, यहाँ पर यौगिक बनाता है भाई। हाइड्रोजन मतलब जब 2 हाइड्रोजन मिल जाता है तो उसके दौरान कुछ हाइड्रोजन क्या होता है, निर्मित होता है। जैसे यहाँ पर X2 है और एक और X2 है, तो उस स्थिति में मिलता है तो कई प्रकार का हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका XX बनता है, एक आपका XX3 बनता है और XX कितना बनता है आपका 5 बनता है और XX क्या होता है आपका 7 बनता है। तो इस प्रकार से एक से अधिक हाइड्रोजन जब आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो आपका लगभग 3-4 प्रकार का क्या बनाता है, हमारा यौगिक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर Cl2 कर दिया मैंने, F2 कर दिया, तो ये क्या होता है, विद्युत ऋणता के आधार पर लिखा जाता है। तो ये इसको लिखते हैं 2ClF, मतलब क्लोरीन फ्लोराइड। अगर मैं इसी को हम Br2 और क्या करते हैं हम लोग Cl2 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Br क्या हो जाता है आपका Cl हो जाता है, सामने में 2 ब्रोमीन क्लोराइड बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ये आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, तब जा कर के वह कई प्रकार की होगी। तो ये दोनों क्रिया करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीन फ्लोराइड। ये दोनों क्रिया करेगा तो ब्रोमीन क्लोराइड, ये दोनों क्रिया करेगा तो आयोडीन ब्रोमाइड कहा जाता है। और जब 2 हाइड्रोजन आपस में क्या करता है, क्रिया करके जो यौगिक बनाता है, इसको अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं ना। ये हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो जब 2 हाइड्रोजन आपस में क्या करें, क्रिया करें और क्रिया करके जो यौगिक बनाए, उसे हम अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। और लगभग अंतरा हाइड्रोजन जो यौगिक होता है वो इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं इसी हमारे आपका 17वें समूह के अंतर्गत। तो ये आपका जो है लास्ट आपका रासायनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।